वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 29th लेक्चर है। इसमें सबसे पहले है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि प्राइस क्या होता है। प्राइस के बारे में पहले भी बताया गया है, लेकिन अब यहाँ देखते हैं कि प्राइस का क्या मतलब है। प्राइस का मतलब ये है कि वो वैल्यू जो सेलर रिसीव करता है जब एक्सचेंज होती है गुड या सर्विस की, यानी जब गुड या सर्विस को एक्सचेंज किया जाएगा तो उसके बदले सेलर को क्या मिलेगी वैल्यू। यानी कि अगर किसी चीज़ की प्राइस 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपये जो है जब सामान बेचा गया तो 100 रुपये जो मिल रहे हैं वो एक तरह से वैल्यू है। तो वो वैल्यू क्या होगी जब सेलर जो है वो कोई सामान बेचता है या कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इसको हम कहते हैं प्राइस। इसी तरह प्राइस से ही प्राइसिंग का प्रोसेस जो है वो डिटरमाइन किया जाता है कि प्राइसिंग क्या सेट की जाएगी। तो प्राइसिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ये चीज़ डिटरमाइन की जाती है कि कंपनी क्या रिसीव करेगी जब प्रोडक्ट को एक्सचेंज किया जा रहा होगा। जब सामान बेचा जाता है तो एक तरह से एक्सचेंज ही किया जाता है, पैसे के बदले सामान की एक्सचेंज होती है, यानी सामान दिया पैसे लिए। तो इसमें यही डिटरमाइन किया जाता है कि कंपनी क्या रिसीव करेगी। यानी कि 100 रुपये अगर कंपनी रिसीव करती है सामान के बदले, किसी सामान के बदले, तो यही इस बात को डिटरमाइन करना, यानी कि कितने पैसे जो है वो कंपनी जो है वो चार्ज करेगी सामान के बदले। एक 100 पे उसकी प्राइस कंपनी कितनी चार्ज करेगी, 100 रुपये करेगी, 150 रुपये करेगी। तो इसको हम कहते हैं प्राइसिंग, यानी डिटरमाइनिंग करना, इस बात को डिटरमाइन करना, सेट करना, प्राइस को सेट करना, इसको हम कहते हैं प्राइसिंग। ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं प्राइसिंग सेट करते वक्त? मैक्सिमाइज़ किया जाता है प्रॉफिट को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ किया जाता है। उसके अलावा सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना ही नहीं होता, साथ में ये भी देखा जाता है कि मार्केट शेयर इंक्रीज़ हो। अब जाहिर बात है बहुत ज़्यादा प्राइस रख देंगे तो मार्केट शेयर इंक्रीज़ नहीं होगा। उसके अलावा साइकोलॉजिकल एडवांटेज को देखा जाता है, और उसके अलावा गेट रिड ऑफ स्टॉक, यानी कि अब इसी तरह से अगर प्राइस बहुत ज़्यादा रख दी तो स्टॉक वहीं का वहीं रह जाएगा, स्टॉक नहीं बिकेगा। और नॉर्मल प्राइस रखें, कॉम्पिटिटिव प्राइस रखें तो फिर स्टॉक जो है वो बिकता जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को, ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्राइसिंग सेट करते वक्त। अब प्राइसिंग सेट करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जाती हैं। तो पहली जो है हमारे सामने है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग क्या है? इसके अंदर जो है वो जब प्राइस सेट किया जाता है तो पहले देखा जाता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आई, तो प्रोडक्ट बनने में कितनी कॉस्ट आई, कंपनी को प्रोडक्ट कितने की पड़ रही है। 80 रुपये का अगर शॉप पड़ रहा है तो वो उसकी कॉस्ट हो गई। उसके अलावा साथ में प्रॉफिट का अमाउंट जो है वो ऐड कर दिया जाता है, यानी कि अगर 80 रुपये की शॉप है तो उसमें 20 रुपीज़ प्रॉफिट ऐड कर दिया फॉर एग्जांपल, तो 100 रुपीज़ हो गए शॉप की प्राइस। तो उसको हम कहेंगे कॉस्ट बेस्ड प्राइस, यानी कि 80 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट थी और प्रॉफिट 20 रुपीज़ था, दोनों को हमने ऐड किया तो कॉस्ट बेस्ड प्राइस आ गई हमारे सामने शॉप की 100 रुपीज़। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग सेट करने के लिए ब्रेक इवन एनालिसिस किया जाता है। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है? ये एक ऐसा एनालिसिस है जो उस पॉइंट को बताता है कि कंपनी को कहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होगी, यानी ऐसा पॉइंट जहाँ पे नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, यानी कि ना प्रॉफिट है ना लॉस है, उस पॉइंट को बताता है। और इसकी कैलकुलेशन जो है अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती हैं। अगर आपने अकाउंट्स या स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा या आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप इसकी कैलकुलेशन भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। और ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हमने जो है वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करना होता है। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो बिल्कुल फिक्स रहती है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो या कम प्रोडक्शन हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिक्स कॉस्ट अपनी जगह रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे बिल्डिंग है, उसका रेंट है, तो रेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितनी भी प्रोडक्शन करें रेंट उतना ही पे करना है, चाहे उसमें वहाँ कम चीज़ें बनाई जाएँ या कम ज़्यादा चीज़ें बनाई जाएँ। और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसमें फ़र्क पड़ता है, यानी कि अब जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, सॉप बन रहा है, रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, जितने ज़्यादा सॉप बनेंगे तो रॉ मटेरियल उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, जितने कम बनेंगे तो उतना कम रिक्वायर्ड होगा। तो ये दोनों कॉस्ट कंसिडर की जाती हैं जब ब्रेक इवन एनालिसिस किया जाता है, और टोटल कॉस्ट फिर निकाली जाती है इन दोनों को प्लस करके, ऐड करके, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो ब्रेक इवन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है जब कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग की जाती है। अब है प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जब नई प्रोडक्ट की प्राइसिंग की जाती है तो वो किस तरीके से की जाती है? पहला तो है प्राइस स्कीमिंग करते हुए। स्कीमिंग में क्या होता है कि जब प्रोडक्ट नई इंट्रोड्यूस हुई तो प्राइस मार्केट के अंदर जो एक्सपेक्टेशन थी कि इस प्रोडक्ट की इतनी प्राइस होनी चाहिए, उससे ज़्यादा प्राइस चार्ज की जाती है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? इसमें यह होता है कि अगर कॉस्ट कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक हो गई तो
जो मिस्टेक हुई वो इस प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी एब्जॉर्ब कर लेगी। यानी कि अगर एक सोप बनने के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपीज़ 80 रुपीज़ कॉस्ट कैलकुलेट हुई थी कि वो सोप बना है 80 रुपीज़ में, जबकि असल में उस सोप की कॉस्ट आ रही थी 100 रुपीज़। यानी कि हमने 80 रुपये कैलकुलेट किए, लेकिन पता चला कि उसकी तो असल कॉस्ट थी 100 रुपये। तो अब अगर जब ज़्यादा प्राइस चार्ज किए जाएंगे उस प्रोडक्ट के, यानी जहाँ 100 रुपीज़ चार्ज करने थे वहाँ 120 यानी 120 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। तो एब्जॉर्व कर लिया प्राइस स्कीमिंग की वजह से कि अब 20 रुपये का मुनाफा हो रहा है। अगर 100 रुपीज़ बनने में आ रहे हैं और 100 रुपीज़ में ही कंपनी सेल करती तो फिर उसको फ़ायदा नहीं होता, बल्कि वो तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता कंपनी को बेचने का। तो इसी वजह से जो अगर कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक आई है कॉस्ट कैलकुलेट में, तो प्राइस स्कीमिंग की वजह से फ़ायदा हो जाता है। और इस वजह से भी फ़ायदा होता है कि कभी कभी कस्टमर्स जो है वो वैल्यू जो है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को वैल्यू देते हैं उसकी प्राइस के से, जो भी क्वालिटी होती है उसकी प्रोडक्ट की। अच्छा, दूसरी जो स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है न्यू प्रोडक्ट पे वो है पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग। इसमें क्या होता है कि जो प्राइस होती है वो मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम रखी जाती है। अगर 100 रुपीज़ प्राइस रखनी थी सोप की तो हो सकता है 95 रख दी जाए या 90 रख दी जाए, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि लार्ज मार्केट शेयर जो है वो कैप्चर्ड हो सकता है इस प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी के थ्रू। यानी कि अब बाकी सोप बिक रहे हैं मार्केट में 100 रुपीज़ के, अब जो नया सोप इंट्रोड्यूस किया कंपनी ने वो किया 95 या 90 का। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, मार्केट शेयर बढ़ता जाएगा, लोग बहुत ज़्यादा ख़रीदते रहेंगे उसको, इससे मार्केट शेयर बढ़ता जाएगा। और ये प्राइसिंग जो है वो डिपेंड होती है ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के। अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर करना, कैप्चर करना और ज़ाहिर बात है सेल को बहुत ज़्यादा बढ़ाना, पेनिट्रेट करना प्रोडक्ट को, तो ऐसे सिचुएशन में भी ये प्राइसिंग बहुत फ़ायदेमंद होती है। अब है फिक्स प्राइस वर्सेस डायनेमिक प्राइस। फिक्स प्राइसिंग मेथड में क्या होता है कि हम इन चीज़ों को कंसीडर नहीं करते, जैसे टाइप ऑफ कस्टमर है, टाइप ऑफ कम्युनिटी है एंड लोकेशन ऑफ द सेल पॉइंट, इन चीज़ों को कंसीडर नहीं किया जाता फिक्स प्राइसिंग के अंदर। हर जगह हर कस्टमर को और हर कम्युनिटी में एक ही प्राइस पे प्रोडक्ट सेल होती है। फॉर एग्जांपल वही सोप की मिसाल है, 100 रुपीज़ अगर प्राइस रखी गई है तो हर तरह के कस्टमर को 100 रुपये में मिल रहा है, हर तरह की कम्युनिटी को भी और हर तरह की लोकेशन पे भी। जबकि डायनामिक प्राइसिंग में क्या होता है कि प्राइसिंग वेरी करती है, कस्टमर से कस्टमर भी है, मार्केट से मार्केट भी है। अब एक कस्टमर जो ज़्यादा पे कर सकता है उससे ज़्यादा प्राइस ली जाती है, जो एक कस्टमर कम पे कर सकता है उससे कम ली जाती है। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर 120 रुपीज़ भी पे कर सकता है सोप के, तो उससे 120 रुपीज़ ली जा रही है। एक कस्टमर नहीं पे कर सकता 120 तो उससे 100 ली जा रही है। इसी तरह मार्केट टू मार्केट भी, कुछ मार्केट में ज़्यादा प्राइस पे प्रोडक्ट सेल हो सकती है, यानी कि 120 रुपीज़ पे सेल हो सकती है तो वहाँ 120 रुपीज़ पे, और जहाँ 100 में सेल हो सकती है तो वहाँ, तो इसको हम डायनामिक प्राइसिंग कहते हैं और इसको हम कहते हैं फिक्स प्राइसिंग। और कौन से फैक्टर्स कंसिडर किए जाने चाहिए जब इंटरनेशनल प्राइसिंग सेट की जाए। इंटरनेशनल प्राइसिंग यानी इंटरनेशनल ट्रेड। अब जाहिर बात है जब इंटरनेशनली प्रोडक्ट को सेल किया जाएगा एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में, तो फिर कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर किया जाएगा, कौन कौन से फैक्टर्स को देखा जाएगा। तो वो है करेंसी। पहला है एक्सचेंज रेट, जिसमें करेंसी का एक्सचेंज रेट, अब जैसे डॉलर जो है वो 150 रुपीज़ का है तो एक्सचेंज रेट को भी देखा जाएगा। ज़ाहिर बात है जब बाहर प्रोडक्ट बेची जाएगी तो रुपीज़ में तो नहीं बेची जाएगी, तो एक्सचेंज रेट को भी देखा जाएगा। उसके अलावा टैक्सेस को देखा जाएगा, गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लगाए हुए हैं उनको भी देखा जाता है। और साथ में टैरिफ भी एक टैक्स ही होता है, लेकिन ये इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर यूज़ होता है। जब प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की जाती है तो उस पर एक टैक्स लगता है जो बाहर की गवर्नमेंट लगाती है। जिस कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे आप तो उस कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगाती है आने वाली प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसको हम कहते हैं टैरिफ। तो उसको भी मद्देनज़र रखा जाता है। उसके अलावा फ्राइट को देखा जाता है, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है उसको देखा जाता है। और साथ में इंश्योरेंस, जब इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है तो वहाँ जो है सामान इंश्योर्ड भी होता है, तो उसकी भी कॉस्ट को देखा जाता है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है जब हम इंटरनेशनल प्राइसिंग सेट करते हैं। अब है डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझें लफ्ज़ मिक्स का मतलब। जब भी लफ्ज़ में ये वर्ड मिक्स आता है तो इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन। इससे पहले भी एक कॉन्सेप्ट आया था प्रोडक्ट मिक्स का, उसके अंदर क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पीस, सॉरी मार्केटिंग मिक्स का। मार्केटिंग मिक्स के अंदर क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पीस। तो जब वो भी मिक्स था मार्केटिंग मिक्स, तो इसी तरह से ये भी एक मिक्स है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन
ऑफ ऑल चैनल्स, ये उन तमाम चैनल्स का कॉम्बिनेशन है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करती है। यानी कि ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का कॉम्बिनेशन है जो एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है मार्केट के अंदर। और डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स जो है वो वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, यानी एक प्रोडक्ट के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स हुआ वो दूसरे के लिए नहीं होगा। और मार्केट टू मार्केट भी वेरी करता है, यानी एक मार्केट के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स हो रहा है वो दूसरी मार्केट के अंदर नहीं होगा। और कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स के अंदर? पहली पार्टी है होलसेलर की। होलसेलर कौन होते हैं ये आपको पता ही होगा नॉर्मली, तो वैसा होलसेलर कौन होता है, लेकिन थोड़ी इसकी डिटेल समझते हैं। होलसेलर से मुराद वो ऑर्गेनाइजेशंस या वो लोग जो बाय और सेल करते हैं बल्क क्वांटिटी में, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बाय और सेल करते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो कंपनी से ख़रीदते हैं माल को ये लोग कंपनी से उठाते हैं और फिर ऐसे लोगों को सेल करते हैं जो रीसेल पर्पज़ के लिए ख़रीदते हैं। यानी कि इनका मकसद ऐसे लोगों को सेल करना नहीं होता जो डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे होते हैं, डायरेक्टली प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं, बल्कि ऐसे लोगों को सेल करते हैं जो ख़ुद दोबारा बेचते हैं होलसेलर को। और वो कौन से होते हैं लोग? वो रिटेलर होते हैं। तो अब रिटेलर भी डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स की पार्टीज़ में से एक पार्टी है। तो रिटेलर वो लोग होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स ख़रीदते हैं और नॉर्मली होलसेलर से ख़रीदते हैं, कभी कभी कंपनी से भी ख़रीद लेते हैं। तो ये ख़रीदते हैं स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को और एंड बायर्स को बेचते हैं, यानी जो यूज़र्स होते हैं उनको बेचते हैं ये, तो इनको हम रिटेलर्स कहते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब है ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें इंटरडिपेंडेंट बॉडीज़ होती हैं जो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, जो प्रोडक्ट का फ़्लो को पॉसिबल बनाती हैं। यानी कि प्रोडक्ट जो है वो फ़्लो करती है, कहाँ से मूव करके कहाँ करती है? मार्केटर्स से एंड बायर तक, यानी मार्केटर से प्रोडक्ट आई और एंड बायर तक पहुँची, उस फ्लो को पॉसिबल बनाती है ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो ये ऐसा नेटवर्क है इंटरडिपेंडेंट बॉडीज़ का। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट, अब जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं, जो कंज्यूम होने वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, उनके लिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आर लार्ज इन नंबर, यानी जो मेंबर्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उनकी जो तादाद होती है, उनका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा होता है। और मेंबर्स जो है वो ऐड वैल्यू करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के अंदर। जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है उसके अंदर वो वैल्यू को ऐड कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिड्यूस करते हुए, यानी कम करते हुए ट्रांजैक्शंस को वो जो है वैल्यू जो है वो ऐड कर रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के अंदर। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो है वो वर्क करते हैं प्लेस यूटिलिटी के लिए, यानी जब एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट जाती है तो उसकी एक यूटिलिटी होती है, उसको हम कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। एंड द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है? स्टोरेज कैपेसिटी, डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास स्टोर करता है सामान को। फाइनेंसिंग टू द कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करता है वो। इंफॉर्मेशन रिसर्च फंक्शन करता है, यानी कि कंपनी को जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है या रिसर्च की ज़रूरत होती है कस्टमर के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन प्रोवाइड करता है ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।